हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है जो अपन ने आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर की बात करी, उस पर बेस्ड हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। क्या न्यूमेरिकल है ये? ए करंट हैज फॉलोइंग स्टडी स्टेट वैल्यूज ऑफ इक्वल करंट ऑफ 10 मिली सेकेंड। 10 मिली सेकेंड्स का टोटल टाइम ड्यूरेशन अपने को गिवन है एंड द वैल्यूज चेंजेस इंस्टेंटली फ्रॉम वन वैल्यू टू नेक्स्ट। वैल्यू कैसे चेंज हो रही है देखिए, 0 से 20। तो पहले 0 थी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फिर 20 हुई, फिर 40 हुई, 40 के बाद 50 हुई, 50 के बाद 30 हुई, 30 के बाद 20 हुई, देन 0, देन -20, देन -40, देन -50, देन अगेन -30, -20 एंड 0। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज, आरएमएस, पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। तो हमें इसकी एवरेज वैल्यू, सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू की अगर बात करें तो उसको कैलकुलेट करने से पहले हमें ये वेव फॉर्म से दिखाई दे रहा है कि जितना पोर्शन इसमें पॉजिटिव साइकिल में है उतना का उतना ही नेगेटिव साइकिल में है, यानी ये सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है। तो सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है तो पहले अगर मैं बात करूं कि एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू में किसके लिए कैलकुलेट करेंगे हम? एवरेज वैल्यू मस्ट बी कैलकुलेटेड फॉर हाफ साइकिल ओनली। तो पहली चीज तो हमें ये क्लियर हुई कि हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करनी है। अब एवरेज वैल्यू क्या होगी देखिए, इसमें एवरेज वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व अपॉन टोटल टाइम पीरियड। तो वो क्या आएगा? एरिया अंडर द कर्व और टाइम पीरियड। देखिए इसमें टोटल कितनी वैल्यूज हैं? 6 वैल्यूज हैं, 0, 20, 40, 50, 30 और 20। तो एरिया अंडर द कर्व तो हमारा कितना आ जाएगा? 0 प्लस 20, 20 ये हो गया, देन 40, देन 50, देन 30, देन 20 डिवाइडेड बाय, ये कितने होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपॉन टोटल 6t इंटू मल्टीप्लाइड बाय t। तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा? 60 और 50, 110 और 50, 160 डिवाइडेड बाय 6। तो 160 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाता है? 26.6 एम्पियर करंट। दिस विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट फॉर दिस पर्टिकुलर वेवफॉर्म। सो इट इज क्लियर। आरएमएस वैल्यू के लिए देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई आरएमएस मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जो ये 6 करंट्स थी, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 0 वाली करंट 6, यानी I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I4 स्क्वायर प्लस I5 स्क्वायर प्लस I6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 और इस पूरे का अंडर रूट। तो ये क्या बन जाएगा? ये अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसको सॉल्व करने पे ये अपना निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5800 डिवाइडेड बाय 6, 5800 डिवाइडेड बाय 6। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 31.1 एम्पियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट बिकम्स 31.1 एम्पियर। तो हमारे पास क्या आ गया देखिए, एवरेज वैल्यू आ गई, आरएमएस करंट की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो फॉर्म फैक्टर, सॉरी पहले हम बात करते हैं पीक फैक्टर की, के पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हमारा क्या होता था? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देखिए करंट की कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू 50 एम्पियर है, तो ये मैक्सिमम तो आ गया 50। और आरएमएस हमने कितना कैलकुलेट किया? 31.1। तो हमारा केपी 50 अपॉन 31.1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो दिस बिकम्स 1.6। तो ये हमारा आ गया पीक फैक्टर, या जिसको हम बोलते थे क्रेस्ट फैक्टर। और लास्ट था हमारा फॉर्म फैक्टर KF, वो क्या होता था? आरएमएस अपॉन एवरेज, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो देखिए आरएमएस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है? 31.1, और एवरेज हमने कैलकुलेट किया कितना? 26.6। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.17। तो ये हमारा हो गया फॉर्म फैक्टर। तो दिस विल बी द एवरेज करंट, दैट इज 26.6। दिस इज आरएमएस करंट, then Kp that is maximum upon RMS वैल्यू आ गई 1.6, and then Kf that is RMS upon average वैल्यू आ गई 1.17। तो देखिए अब क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू एंड फॉर्म फैक्टर ऑफ ए हाफ रेक्टिफाइड करंट वेव एज शोन बिलो।
तो सबसे पहले तो हम हाफ रेक्टिफाइड करंट की बात करें। हाफ रेक्टिफाइड का मतलब क्या होता है, हमें हाफ वेव में तो ऐसे का ऐसा इनपुट मिल गया और अगली हाफ साइकिल में हमें आउटपुट जीरो मिला, फिर वापस से एज इट इज इनपुट मिल गया, फिर अगली हाफ साइकिल में फिर से जीरो मिलेगा, फिर वापस से मिलेगा। ऐसे आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट। इफेक्टिव वैल्यू किसको बोलते हैं हम, इफेक्टिव वैल्यू में आपको बता दूं आरएमएस वैल्यू का ही दूसरा नाम इफेक्टिव वैल्यू होता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इफेक्टिव वैल्यू क्या हो गई। इफेक्टिव वैल्यू मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और पहला है एवरेज करंट। तो एवरेज करंट की तो कोई बात ही नहीं, हमें पता है कि एवरेज करंट क्या होती है। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो क्या ये सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है या अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, ये अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म है। अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म क्यों है, क्योंकि जीरो से पाई के बीच में इस आई की जो वैल्यू है, दिस आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। कब, जब ओमेगा टी की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में है, और दिस आई विल बी इक्वल टू जीरो कब, जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में है। मींस ये वैल्यू जीरो से पाई के बीच में इट इज साइन आई एम साइन ओमेगा टी, और पाई से 2 पाई के बीच में इट इज जीरो। तो ये अनसिमेट्रिकल वेव है, इसलिए आई एवरेज क्या करेंगे, कंप्लीट साइकिल के लिए 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से 2 पाई आई ऑफ डी ओमेगा टी। इस तरीके से अपन इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि टाइम पीरियड इज 1/2 पाई, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, 0 to 2 पाई आई डी ओमेगा टी। अब 0 से 2 पाई में इसमें क्या है, दो लिमिट्स हैं, 0 से पाई के बीच में ये है और पाई से 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू 0 है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आई एवरेज कैन बी रिटर्न एज 1/2 पाई, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन 0 to पाई, and it can be written as Im sin omega t plus pi to 2 pi, it can be written as 0 of d omega t। तो ये हो गया 1/2 पाई इंटीग्रेट ऑप्शन ऑफ आई, 0 से 2 पाई करना था, 0 से पाई आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी मैंने डी ओमेगा टी नहीं लिखा, तो दिस इज आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और 0 से 2 पाई 0 ऑफ डी ओमेगा टी। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो आई एवरेज क्या निकल के आ जाएगा, देखिए आई एवरेज मस्ट बी इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेटेड आई एम बाहर आ जाएगा इसमें, और साइन ओमेगा टी का बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा टी है, तो इसको अपन कर देंगे 0 से लेके पाई तक, और ये आगे वाला 0 हो जाएगा। तो आई एवरेज अपना क्या हो जाएगा, आई एवरेज मस्ट बी इक्वल टू 1/2 पाई, दिस इज आई एम, माइनस आगे लगा देता हूं, और कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये भी -1 होता है और ये भी -1 हो जाएगा। तो आई एवरेज मस्ट बी इक्वल टू माइनस आई एम अपॉन 2 पाई को तो बाहर लिख दिया, और दिस विल -1 मींस आई एवरेज विल बी इक्वल टू माइनस माइनस दिस इज प्लस, तो ये हो जाएगा आपका आई एम अपॉन पाई। दिस विल बी द एवरेज वैल्यू फॉर दिस हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट, दैट इज आई एम अपॉन पाई। तो आरएमएस या इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहां पे मैं क्या करता हूं, आई आर एम एस मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी, और इस पूरे का क्या होता है अंडर द रूट। रूट मीन स्क्वायर का मतलब पहले हम स्क्वायर करते हैं, दैट इज आई स्क्वायर डी ओमेगा टी, फिर मीन निकालते हैं 1/2 पाई, और उस पूरे का जो है हम अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो मैं इसको जो है यहां सॉल्व करता हूं, इसको एक बार यही नीचे लिखता हूं, आई आर एम एस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई। अब इसमें क्या है देखिए 0 से 2 पाई जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, 0 से 2 पाई में क्या चीज है, 0 से पाई तो आई एम साइन ओमेगा टी है, और पाई से 2 पाई 0 है। तो मैं यहाँ पे इसको जो है इसको इसी तरह से लिखता हूं, 0 से पाई यहां पर हो जाएगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस 0 से सॉरी पाई से 2 पाई, दिस विल बी 0 ऑफ डी ओमेगा टी। तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। अब अपने को इसको सॉल्व करना बाकी रह गया, इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखिए यहां मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो ये आई आर एम एस क्या निकल के आ जाएगा, आई आर एम एस मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई, ब्रैकेट में क्या चीज है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो मैंने इसको लिखा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 विथ रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी। क्लियर। तो अब मैं देखिए इसको क्या लिख रहा हूं, इसको बाहर की तरफ लेके जा रहा हूं मैं, आई एम स्क्वायर को बाहर ले रहा हूं, तो आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई कर दिया इसको। क्यों कर दिया, आई एम स्क्वायर को यहां बाहर ले गया, ये 2 को बाहर ले गया, ये 2 पाई पहले से यहां पर था, तो ये हो गया 4 पाई। और इसको मैं अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा, इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई
1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी एंड इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी, ये हमारी बात रह गई। तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, तो 1 का तो क्या हो जाएगा 1 डी ओमेगा टी का तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस 0, तो यहाँ पे तो हो जाएगा ये पाई माइनस 0, क्योंकि लिमिट 1 डी ओमेगा टी तो उसका हो जाएगा ओमेगा टी, और लिमिट रखूंगा 0 से पाई तो पाई माइनस 0, और माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का आएगा माइनस ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और इसकी लिमिट्स क्या होंगी 0 से लेके पाई तक रहेंगी। तो जब 0 से पाई तक इसकी लिमिट रखेंगे तो ये क्या बनेगा 1/2 तो बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस साइन 0, और दोनों की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, तो यानी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 रह जाएगी। तो इससे मेरी IRMS की वैल्यू क्या आ जाएगी, IRMS मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IM स्क्वायर अपॉन 4 पाई, तो ये ऐसे का ऐसा, और यहां केवल पाई आया क्योंकि ये वाली चीज भी 0 में चली गई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो IRMS की वैल्यू क्या आ जाएगी, IRMS मस्ट बी इक्वल टू IM अपॉन 2, तो दिस विल बी द रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC वेवफॉर्म। तो जो हमारा क्वेश्चन था एवरेज वैल्यू हमने कैलकुलेट करी IM अपॉन पाई, फिर था हमारा इफेक्टिव वैल्यू, तो इफेक्टिव वैल्यू हमने कैलकुलेट करी IM अपॉन 2, फिर है हमारा क्या चीज फॉर्म फैक्टर को हम किससे लिखते हैं KF क्या होता है RMS अपॉन एवरेज, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो देखिए RMS क्या आया था हमारे पास IM/2, तो ये आया IM अपॉन 2, और एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई थी IM अपॉन पाई, तो इससे ये क्या निकल के आ गया पाई अपॉन 2 यानी 1.57। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर इन द केस व्हेन आउटपुट इज हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट, दैट फॉर्म फैक्टर इज 1.57 एज कैलकुलेटेड। तो देखिए नेक्स्ट डिटरमाइन द एवरेज एंड RMS वैल्यू ऑफ स्क्वायर वेव में देखिए क्या है 0 से पाई तक इसकी वैल्यू प्लस VM गिवन है, पाई से 2 पाई तक इसकी वैल्यू जो है वो माइनस VM यहाँ पे गिवन है, फिर वापस से प्लस VM वापस से माइनस VM। तो इसका क्या मतलब दिख रहा है कि दिस वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, सो हम इसमें एवरेज वैल्यू क्या करेंगे हाफ साइकिल के लिए करेंगे। तो हाफ साइकिल के लिए क्यों करेंगे, कंप्लीट साइकिल के लिए अगर इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मैंने बता रखा है आपको एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो हाफ साइकिल के लिए करेंगे, और हाफ साइकिल के लिए भी इसकी इक्वेशन क्या होगी, जो ये जो वैल्यू है V इज इक्वल टू कैपिटल VM व्हेन ओमेगा टी लाइज फ्रॉम 0 टू पाई, तो 0 से पाई के बीच में इसकी वैल्यू क्या है, इक्वेशन क्या है V इज इक्वल टू कैपिटल VM। तो हमारी एवरेज वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्या आएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई V ऑफ डी ओमेगा टी, तो इसको हम क्या लिखेंगे दिस विल बी 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज V की वैल्यू क्या है V इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ VM, तो दिस विल बी कैपिटल VM डी ऑफ ओमेगा टी। तो इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो ये दिस बिकम्स VM अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी ओमेगा टी यानी कितना आ जाएगा इसमें VM अपॉन पाई, दिस विल बी इक्वल टू 1, और इसमें लिमिट रखेंगे 0 से पाई, तो ये क्या निकल के आ जाएगा स्मॉल v इज इक्वल टू VM अपॉन पाई और पाई माइनस 0, दैट मीन्स एवरेज वैल्यू इज कैपिटल VM। सो द एवरेज वैल्यू फॉर दिस स्क्वायर वेव where the maximum magnitude is VM, the average value is again VM। तो एवरेज क्या निकल के आएगी VM ही निकल के आएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो मैथमेटिकली भी अगर सोचें तो अगर ये कांस्टेंट है हाफ साइकिल के लिए कैपिटल VM के बराबर, तो इसका एवरेज क्या निकल के आएगा कैपिटल VM ही निकल के आएगा। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। RMS या इफेक्टिव वैल्यू की बात करेंगे तो VRMS क्या हो जाएगा देखिए अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ सेम वही हो जाएगा 0 टू पाई यहाँ पे क्या आ जाएगा V स्क्वायर ऑफ डी ओमेगा टी, बिकॉज इन द केस ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पहले स्क्वायर करते हैं फिर मीन निकालते हैं और फिर रूट करते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ये V किसके बराबर है यहाँ पर भी कैपिटल VM के बराबर, तो ये हो जाएगा VM स्क्वायर डी ओमेगा टी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा VRMS मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VM स्क्वायर अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई डी ऑफ ओमेगा टी, तो वही ओमेगा टी का इसके रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये VRMS हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा VM स्क्वायर अपॉन पाई और ओमेगा टी 0 से लेके पाई तक, या इसको मैं 1 बोल दूंगा ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में, तो VRMS क्या हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ VM स्क्वायर अपॉन पाई माइनस 0, तो ये क्या निकल के आ जाएगा VRMS ऊपर लिख देता हूं मैं VRMS मस्ट बी इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर अपॉन पाई, पाई माइनस जीरो इज पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो वी आर एम एस किसके बराबर आ गया, वी एम के बराबर आ गया. मीन्स हियर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज ऑल्सो मैक्सिमम वी एम, दैट इज वी एम. तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, क्योंकि ये स्क्वायर वेव है जिसका कि मैग्नीट्यूड वी एम और माइनस वी एम है, तो ऐसे केस में एवरेज और आरएमएस दोनों वैल्यू किसके बराबर आ गई, देखिए वीएम के बराबर आ गई. So see the next question. A periodic voltage waveform has been shown below. Periodic voltage waveform अपने को given है. क्या चीज है इसमें? X axis पे time given है, time in millisecond, and Y axis the voltage is there. Determine frequency of waveform. सबसे पहले हमें waveform की frequency निकालनी है. Then wave equation for 0 to 100 milliseconds, and then RMS and average value and form factor is to be calculated. So first we have to discuss about the frequency of the waveform. If we see the frequency of waveform, or we can calculate the frequency of waveform, so see the waveform, and it is very clear from that waveform that the waveform repeats from this point. Means 0 से 100 के बाद रिपीटेशन कहां पे शुरू हो रहा है, 100 मिलीसेकंड पे शुरू हो रहा है. तो अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड ऑफ वेवफॉर्म, टाइम पीरियड ऑफ वेवफॉर्म, it is very clear from the figure that time period is 100 millisecond, and we know that frequency f will be equal to 1 upon t, that means 1 upon 100 into 10 raised power minus 3, that means 30 upon divided by 20, that means 10, that means frequency is 10 hertz. So first answer, the frequency of waveform is 10 hertz. How we have calculated? It was very clear from the diagram that the time period for this particular waveform, given waveform, is 100 milliseconds, and the frequency is 1 upon time period. So 1 upon time period is 100 millisecond, means 100 into 10 raised power minus 3. By calculation we can get that frequency is 10 hertz. Then our second part, we have to calculate the wave equation for 0 to 100 milliseconds. So see, the waveform from 0 to 100 millisecond, it is a straight line passing through the origin. अगर मैं second part की बात करूं, wave equation, so it is very clear from the diagram that the waveform is in the nature of a straight line which is passing through the origin, and the value of, or we can say the equation of waveform straight line can be written as y equal to mx plus c, where it is y axis, it is x axis, and m is the slope of the line. So here on y axis it is v is equal to m, at x axis it is t plus c. So now our purpose is to calculate m. So we know that m, that is slope of line, is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1. Slope will be equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Here x1 y1 are these points, that is x1 y1 is equal to 0 0, and x2 y2, this is x2, that is 100 into 10 raised power minus 3. This is x2, and y2 it is, here it is mentioned 10, means it is 10. So y2 minus y1 means 10 minus 0, and the slope of line is 10 minus 0 upon x2, that is 100 into 10 raised power minus 3 minus x1, that is 0. 100 into 10 raised power minus 3 minus 0, it becomes 10 upon 100 into 10 raised power minus 3, it is minus 3. That means 10 into 10 raised to power 3 upon this. So this m will be 100. So the slope of the line is 100. So put the value of m equal to 100 in the equation. V is equal to mt plus c. That means the equation is V is equal to 100 into t plus c. Now what we have to do? We have to calculate the constant c. So to calculate the constant c, it is very clear that the waveform is passes through the origin, that is 0 0. If waveform is passes through 0 0, that means 0 is equal to 100 into 0 plus c, that means c is equal to 0. So by putting the value of c equal to 0, we can get the waveform v equal to 100t when the t lies between 0 to 100 millisecond, which was our second part, that is waveform for the equation for the time period from 0 to 100 millisecond. तो नेक्स्ट इसके हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं. थर्ड पार्ट है आरएमएस वैल्यू. तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द वेवफॉर्म दैट द वेवफॉर्म इज अनसिमेट्रिकल इन नेचर. तो अनसिमेट्रिकल अगर है तो हम क्या करेंगे, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी वी स्क्वायर ऑफ डी
v square of, here it is given is t, तो v square of dt. तो this becomes Vrms is equal to, टाइम पीरियड था अपना 100 मिली सेकेंड, तो 1/100 इंटू 10⁻³ इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 100 इंटू 10⁻³ देन v वॉज, हमने जो इक्वेशन निकाली थी 100t होल स्क्वायर dt. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो RMS बिकम्स Vrms इक्वल टू √, देखिए 1/100 इंटू 10⁻³ तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ 10⁻³ यानी 30/100 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 0.1 हो जाएगा ये, एंड दिस इज 100t स्क्वायर, 100 स्क्वायर t स्क्वायर कर देता हूं मैं इसको, 100 स्क्वायर t स्क्वायर dt. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो Vrms विल बी इक्वल टू √, यहां ये बच जाएगा 10, और ये बाहर जब आएगा इसका होल स्क्वायर तो 10⁴ बन के आएगा, इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 1, 0 to 0.1 t स्क्वायर dt हो जाएगा t क्यूब बाय 3 dt. देन इट बिकम्स Vrms विल बी इक्वल टू √, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आ जाएगा √100/3. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा Vrms इक्वल टू 100/3 के रूट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इट बिकम्स 5.77 volts. सो दिस विल बी द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. तो नेक्स्ट है हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज. तो देखिए एवरेज वैल्यू क्या आएगी, एवरेज वैल्यू क्या होगी, दैट इज V एवरेज मस्ट बी इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t v dt. तो ये क्या बनेगा, टाइम पीरियड हमारा 100 मिली सेकेंड्स है, तो 1/100 इंटू 10⁻³ 0 to 100 इंटू 10⁻³ v कितना था हमारा, इक्वेशन क्या थी 100t dt. तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/0.1 इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 0.1 देन 100t dt. तो ये 100 बाहर आ जाएगा और dt का क्या हो जाएगा, ये t स्क्वायर बाय 2, और कहां से कहां तक है इसकी लिमिट्स, 0 से लेके 0.1 तक. ठीक, तो या मैं इसको अगले स्टेप में करता हूं, सॉरी एक बार मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, 0 to 0.1 देन 100t dt. ठीक, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या निकले के आएगा, V एवरेज इज इक्वल टू 1/0.1 हो जाएगा ये 10 इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 0.1 100t dt. तो V एवरेज हमारा क्या आ जाएगा इससे, 10 इंटू 100 इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 1 t dt. दैट मीन्स V एवरेज इज इक्वल टू 1000 इंटू t स्क्वायर बाय 2, और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 से 0.1. तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो V एवरेज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इट बिकम्स V एवरेज मस्ट बी इक्वल टू 5 volts. तो हमारा ये 5 volts निकल के आ जाता है. तो एवरेज वोल्टेज इज 5 volts. नेक्स्ट है हमारा लास्ट फॉर्म फैक्टर. तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, देखिए फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, RMS अपॉन एवरेज वैल्यू. तो RMS हमने पहले कैलकुलेट कर रखा था 5.77 और एवरेज हमने अभी कैलकुलेट किया 5. तो 5.77 अपॉन 5, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इट बिकम्स 1.5154. दिस इज द फॉर्म फैक्टर विच इज द रेशियो ऑफ RMS टू एवरेज वैल्यू. बोथ आर कैलकुलेटेड, सो इट कैन बी कैलकुलेटेड, दैट इज इक्वल टू 1.154. सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वोल्टेज वेवफॉर्म हैज a voltage wave has variation shown below. So here on y axis the voltage is there and on x axis t it is given in second. So voltage is varying with respect to time for the particular manner, and we have to calculate the average and RMS value of voltage. Second part we will discuss later on. So we have to calculate the average and RMS or effective value of the voltage. So it is very clear from the diagram that complete waveform is symmetrical because the waveform is repeating from 0 to 4. 4 के बाद ये waveform क्या हो रहा है, repeat हो रहा है, यानी ये waveform symmetrical waveform है. तो चाहे मैं एवरेज और चाहे RMS की बात करूंगा तो वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज एंड RMS वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल ओनली. तो फर्स्ट पॉइंट इसमें से निकल के आया, द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज गिवन इन द वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल अबाउट इज द सिमेट्रिकल इन नेचर एंड इट इज रिपीटिंग द वैल्यू आफ्टर t इक्वल टू
4 second. That means we have to calculate the average and RMS for half cycle only, first part. Then from 0 to 4, it is very clear that the waveform is sectionalized into two parts. 0 से 3 के बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह वर्क कर रहा है या दिख रहा है, 0 से 3 के बीच में ये स्ट्रेट लाइन की तरह जा रहा है, और 3 से 4 के बीच में ये जो है वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज की वेवफॉर्म निकालनी पड़ेगी, पहले 0 से 3 सेकंड के लिए और फिर 3 से 4 सेकंड के लिए. तो देखिए क्या चीज है, ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m क्या होता है, m इज द स्लोप ऑफ लाइन एंड विच कैन बी गिवन एज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. हियर x1 y1 हियर इट इज 0 0 एंड x2 y2 इज x2 एक्सिस पे क्या है 3 और y2 यहां पे इस टाइम पे क्या है 6, तो x2 y2 इज 3 6. तो इससे अगर मैं स्लोप निकालूंगा m y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0, दैट विल इक्वल टू 6 by 3. दैट मींस दैट द स्लोप ऑफ द लाइन इज कैलकुलेटेड एज 2. तो अगर m की वैल्यू 2 आ गई, y एक्सिस पे यहां पे क्या चीज है वोल्टेज, तो ये आएगा v इज इक्वल टू m of x axis पे t plus c. That means in this actually equation of straight line we have to put m is equal to 2. तो v is equal to 2t plus c. तो पहली चीज आ गई हमारे पास, इक्वेशन इज v is equal to 2t plus c. Again we have to calculate the value of c from the boundary condition, and it is very clear that this line passes through 0 0. If line passes through 0 0, तो v की जगह 0 रखा into 2, t की जगह 0 रखा plus c. That means c equal to 0. So by obtaining c equal to 0 in this equation, we can find out the equation v is equal to 2t when t lies between 0 to 3 second. When t lies between 0 to 3 second, the equation of voltage v equal to 2t. Similarly, when t lies between 3 to 4, then v is equal to, that is constant, that is equal to 8. So this is the two equations for the given voltage waveform in which the voltage is variation in a straight line manner from 0 to 3 and it is constant from 3 to 4. So it is represented as v equal to 2t when t lies from 0 to 3 and v is equal to 8 when t lies from 3 to 4. So we have calculated the voltage equations in the two part, that is from 0 to 3 second it is 2t and from 3 to 4 second it is v equal to 8. So v average के लिए हम क्या करेंगे, v average is equal to 1 upon, because it is symmetrical, तो 1 upon t by 2 0 to t by 2 of v dt. ये हमने देख रखा है कि जब सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की बात करते हैं तो t by 2 तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t by 2, और जो इंटीग्रेशन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू dt करते हैं, ना कि d ओमेगा t करते हैं. यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात होती है. और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है t, दैट इज अपने को पता है t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, तो t by 2 कितना हो जाएगा, v एवरेज इज 1 by 4. तो 1 by 4 इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 4 v dt मींस इट इज 0 to 4 v dt. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 by 4 इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 4. अब 0 to 4 में दो लिमिट्स हैं, एक तो 0 से 3 और फिर 3 से 4. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 to 3 में क्या आ जाएगा 2t dt प्लस 3 to 4 में क्या आएगा 8, तो दिस विल बी 8 dt. तो ये आपके पास दो, हमने इसको जो है 0 to 4 को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 0 to 3 एंड देन 3 to 4. तो इट बिकम्स 1 by 4. देन इंटीग्रेशन में हमारा क्या आ जाएगा, दो बाहर आ जाएगा, टी डी टी यानी टी स्क्वायर बाय 2, और कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 तक, प्लस प्लस 8 आगे आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 4 dt यानी इसका 1 हो जाएगा, और 1 में क्या हो जाएगा 3 to 4. तो दिस बिकम्स 1 by 4 2, और ये जो 2 ऐसे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर फ्रॉम 0 to 3, तो ये बन जाएगा आपका 9 minus 0 प्लस 8 4 minus 3. तो दिस बिकम्स 1 by 4 9 plus 8 यानी 17 by 4. तो 17 by 4 को अगर मैं बोलूंगा तो 17 by 4 becomes 4.25 volts. तो this is the average value of the voltage. So next is RMS voltage. तो VRMS is equal to 1 upon T by 2
इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू t बाई 2 v स्क्वायर dt ऑफ अंडर रूट। इस पूरे का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन निकालेंगे और फिर पूरा अंडर रूट करेंगे। तो VRMS क्या आ जाएगा, देखिए VRMS मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन t बाई 2 यानी 1 अपॉन 4 0 टू 4 v स्क्वायर dt। अब 0 टू 4 में इसमें भी क्या चीज हो जाएगी, देयर आर 2 पार्ट्स आर देयर, तो हम इसको अलग अलग स्प्लिट कर देंगे। VRMS विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये बाहर की तरफ हो जाएगा। इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 3, 0 टू 3 में क्या चीज है, 2t मामला है यहां पे, तो 2t स्क्वायर dt प्लस 3 टू 4 क्या हो जाएगा 8, तो दिस विल बी 8 स्क्वायर ऑफ dt। तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए यहां से जो है ये 8 स्क्वायर जो है, ये तो सीधा सीधा 8 स्क्वायर तो जो है 64 हो जाएगा, और 64 dt का इसका इंटीग्रेशन 1 बनेगा, और 1 में मैं 4 माइनस 3 अगर लिमिट रखूंगा तो यहां पे तो सीधा सीधा ये 64 बन जाएगा। यहां की अगर मैं बात करूं, दिस बिकम्स 1/4 प्लस 0 टू 3 2 का स्क्वायर, पहले तो इंटीग्रेशन मैं कर देता हूं इसको, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 3, ये 2 स्क्वायर हो गया 4, और t स्क्वायर dt जो है, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया अभी एक बार, t स्क्वायर dt। इसको और अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए 1/4, और ये 2 स्क्वायर का यहाँ पे 4 था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 3 t स्क्वायर का मतलब t स्क्वायर dt अब क्या हो जाएगा, ये t क्यूब बाय 3, और t क्यूब बाय 3 कहां से कहां तक, 0 से 3 प्लस 64, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या निकल के आएगा, 1/4 इन ब्रैकेट 4, और ये जो है 3 का क्यूब बाय 3 माइनस 0 प्लस 64, तो ये क्या निकल के आएगा, 3 क्यूब बाय 3, यानी ये हो गया आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर यानी 9 इंटू 4, ये हो जाएगा 9 इंटू 4 यानी 36, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 36 प्लस 64, तो ये आपका निकल के आ जाएगा रूट में 100/4 यानी 25 यानी 5 वोल्ट्स। तो RMS वोल्टेज फॉर दिस पर्टिकुलर केस इज 5 वोल्ट्स। नेक्स्ट है हमने वी हैव कैलकुलेटेड द एवरेज वोल्टेज, देन वी हैव कैलकुलेट RMS, देन नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज इफ द वोल्टेज ऑफ पार्ट फर्स्ट इज अप्लाइड टू द 50 ओम रजिस्टर देन फाइंड द पावर डिसिपेटेड। तो देखिए पावर डिसिपेटेड का जो फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू R, या इसी को हम बोलते हैं VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, and we have calculated the RMS voltage, that RMS voltage is 5 volt. So when it is applied, so 5 square, that means 25 divided by resistance is 50 ohm. So this is upon 50, that means power dissipation is 0.5 watts in this case.